हेलो दोस्तों, आज की वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो, काफ़ी मतलब कुछ दिनों तक आपको याद भी रहें। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी हमारे पास चैप्टर होता है, उसको जब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हम जस्ट उसे रीड करते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं फर्स्ट रीडिंग में। ठीक है, लेकिन मेरा तरीका क्या है, जैसे मैं फ़र्स्ट रीडिंग ही जब करता हूँ तो एटलीस्ट हाईलाइट नहीं, लेकिन जैसे कोई अगर पैरा है तो उसको उसमें पेन से या फिर पेंसिल से, आप पेंसिल से करिए। ठीक है, पेंसिल से करिए और उसे हाईलाइट करिए, एटलीस्ट जो आप चीज़ें रीड कर रहे हैं। भले आपको पूरा पैरा अंडरलाइन करना पड़े, लेकिन आप अंडरलाइन करिए हल्के से, ताकि ये मतलब ये पहला पॉइंट है मेरा। इसको अच्छे से आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने वो पैरा पूरा पढ़ा है। ठीक है, जब उसे सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई है, ये सारी चीज़ें नई नहीं हैं। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब गाइस, दूसरा तरीका आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि जैसे आप कोई भी चीज़ें, मतलब आप कोई चैप्टर उठाएं हैं, उसको आप एक बार पढ़ लिए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में न्यूरल कंट्रोल लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसको जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज करूँगा तो ऐसा नहीं कि आपको जस्ट ऐसे पूरा पढ़ दिया, ऐसे नहीं, आपको फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक एक वर्ड को आपको डायग्राम से मैच करना है। अभी मैं आऊँगा, डायग्राम पर भी आऊँगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे सेकंड टाइम जब आप पढ़ेंगे, थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे, तो आपको फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। बहुत डीप में पढ़िए। ठीक है, डीप में पढ़िए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए जो आप नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चाहे वो अलग हो चाहे बुक में ही नोट्स हो, उससे आप कनेक्ट करिए कि हाँ, हमने जो चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं वो मेरे नोट्स में है कि नहीं, या फिर जो मैंने नोट्स में बनाया वो हमारी किताब में है कि नहीं। और गाइज, आप लोग इस तरीके से पढ़िए ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन में एटलीस्ट आए। थोड़ा बहुत पार्ट ही आए पहले बार में, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम जैसे जैसे आप पढ़िए, ठीक है, जितने बार आप पढ़ेंगे रीड करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट ये मैं बताता हूँ कि जैसे एनसीईआरटी में पैराग्राफ के साथ ही में डायग्राम होता है, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, इसमें जितनी भी आपको लेबलिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, चाहे वो डेंड्राइट्स हो, निसल ग्रैन्यूल्स हो, सेल बॉडी हो, स्वान सेल हो, एक्सॉन हो, ठीक है, इसमें देखिए मैंने इन लेबलिंग्स के बारे में हर चीज़ें लिख रखी हैं। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा मैंने लिखा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सब इसके बारे में जो पैरा में था जस्ट मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है। तो वो एक तरीका है, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। वो नोट्स बनाने का तरीका है, कोई मैंने एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट्स नहीं निकाला है। जो एनसीईआरटी में था वही मैंने डायग्राम में उसके साइड में लिख दिया, ताकि जब मैं पढ़ूंगा इसे, ठीक है, जब मैं बार बार इसे पढ़ूंगा तो वो मुझे याद हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी होना होगा तब भी याद हो जाएगा, जब आप कई बार पढ़ेंगे तब। ठीक है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा, इसका रीडिंग करेंगे आप समझेंगे, जब कॉन्सेप्ट समझेंगे। बायो में भी गाइस कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आप चीज़ें पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नोट्स वगैरह सब समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ फोर्थ पॉइंट। तो गाइज़, जैसा कि हर चैप्टर के बाद आपको, स्पेशली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट में यहाँ तो नहीं दिया हुआ, इसमें न्यूरल में हमें नहीं मिलेगा, या फिर होगा यहीं कहीं होगा। ठीक है, न्यूरल में नहीं है, लेकिन और चैप्टर जैसे होते हैं, जैसे आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हम आते हैं, तो देखिए डिसऑर्डर्स मिल जाते हैं। अब ये डिसऑर्डर्स इतना सही होता है, लेकिन इसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर्स में मैंने देखा है बहुत, मतलब हर साल जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसऑर्डर्स पढ़ना। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हर चैप्टर के पहले अगर आप देखेंगे, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह बना रखा है। ठीक है, तो हर चैप्टर के पहले, ये हमारा चैप्टर है, देखिए हर चैप्टर के पहले आपको ये इतना बड़ा सा पैराग्राफ मिलता है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना होता है गाइस, इसे भी आप लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको समझ में एटलीस्ट हम क्या आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। ये जस्ट उसका एक तरीके से छोटे तरह में समरी होता है, फिर स्टार्टिंग होता है, आप कह सकते हैं इंट्रो होता है। और उसके भी पहले जब मतलब आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब मिल जाएंगी नई, जो कि इस पैरा में दी गई रहती हैं। वैसे तो नॉर्मली होता है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, आप जो भी लाइन यहाँ पढ़ते हैं उसका आप मीनिंग भी समझिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा आपके लेक्चर में तो मिल ही जाएगा आपको, आप जिस भी टीचर से लेक्चर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप पीडब्ल्यू से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। वैसे तो सारे टीचर ही अच्छे हैं, लेकिन मैं जो है पीडब्ल्यू से पढ़ता हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब जैसे ये सारे आप एक बार जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही लगाने लग जाइए अपना PYQ। ठीक है, थोड़ा कई बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अब आप एक बार तुरंत पढ़े हैं
तुरंत PYQ लगाएंगे, हो सकता है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाए तो आपको लगेगा कि हाँ जो है क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। नहीं, कई बार आप पढ़ लीजिए ताकि एक बार में आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो सही हो जाएं। अब आप 1-2 क्वेश्चन करके अपने आप को जज मत करिएगा, ठीक है। अच्छे से आप जब पढ़ लीजिए चैप्टर को उसके बाद करिए। जैसे ये बायोलॉजी की है, ठीक है, आप इसे मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसका रिव्यू मैंने डाल रखा है। वैसे मैं एक बार और डालूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। 11-12 दोनों का है। 12th में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। फिर आपका जैसे ये देखिए, ये 11th का चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 6th पॉइंट हो जाता है कि क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। PYQ तो करना ही है आपको, 10 बार 20 बार आपको PYQ करना है। बहुत पूरा साल मिलता है गाइस, आराम से करिए। आप एक दिन में एक भी टॉपिक करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन ही तो 10-15 क्वेश्चन आप रोज़ लगाइए, आपको आते जाएगा। फिर उन क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज करिए, फिर से रिवाइज करिए। आप कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन ही आपको याद हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन का ऐसा आंसर। फिर लास्ट टॉपिक क्या है कि डायग्राम्स वगैरह आपको अच्छे से देखना होता है। आपको डायग्राम, बुक की रीडिंग प्लस नोट्स बनाने में ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। जितना बुक में दिया है उतना पढ़िए। नोट्स अगर बनाना भी है तो जो टीचर लिखवाते हैं उसको आप जो है बुक में इस तरीके से चिपका सकते हैं, वो ईजी पड़ेगा आपके लिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने अलग अलग पेन का कलर इस्तेमाल किया, वो इसलिए किया ताकि ये जो जैसे डायग्राम्स होते हैं इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग मतलब पार्ट्स होते हैं, तो उसको अच्छे दिखाने आप ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करिए। ब्लैक ब्लू रेड ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं। अब भाई नोट्स अच्छे दिखने भी तो चाहिए, थोड़े बहुत तो दिखने चाहिए अच्छे। अब कुछ भी लिख देंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा अगली बार पढ़ने का। तो नोट्स भी ऐसा ही बनाइए, जब टाइम दे रहे हैं अच्छा खासा 1 साल का, तो आप अच्छे से बनाइए नोट्स को, ठीक है। बहुत रेलेवेंट टॉपिक से लिखिए, उसमें बहुत ज़्यादा पूरा ही लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके बगल में आपको ये मिल जाएगा पूरा। और आता है जैसे मैं आपको थोड़ा चैप्टर दिखाता हूँ। ये तो हमारा जूलॉजी का हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे बॉटनी में कैसे, तो बॉटनी में भी देख लीजिए, मैंने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है यहाँ से, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉन साइक्लिक का है, ये हमारा जो है साइक्लिक का है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ATP का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा केल्विन साइकिल। सबसे पहले मैंने बताया किस तरीके से बताया, मतलब क्या खुद लिखा हुआ है अपने आप को समझाने के लिए। यहाँ पे हमारा केल्विन साइकिल है। देखिए ये भी डायग्राम था नीचे, NCERT का ये डायग्राम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे और अच्छे से कर दिया अपने लैंग्वेज में, ताकि मुझे समझ में आ सके। एक बार आप अच्छे से देखिएगा इसे। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि पेजेस होते हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कम दिख सकता है, थोड़ा धुंधला दिख सकता है, ब्लर्ड आपको दिखेगा इमेज। और ऐसे देखिए आगे करके मैंने बॉटनी में बनाया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बॉटनी में आपको पूरा ही लिखना होता है, ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उतना लिखिए। अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी लिख दिया है, ताकि एटलीस्ट मुझे आइडिया रहे कि ये पैराग्राफ कह क्या रहा है। अगर आप बिना डायग्राम के पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो देखिए इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे से लगाना पड़ेगा, मतलब आप क्वेश्चन जब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि NCERT की बुक किस तरह की क्वेश्चन पूछती है। और ये रहा हमारा नीट का बुक, इसे आप मंगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी PDF। बहुत लोग कह रहे थे PDF के लिए, ठीक है, तो PDF मैं क्या करूँगा, सेपरेट वीडियोज़ बनाते जाऊँगा, ठीक है। जैसे कोई चैप्टर है तो एक बार वो चैप्टर में दिखा करके बता करके, ताकि थोड़ा मैं अपने नोट्स को एक्सप्लेन कर दूँ आप लोग को कि उसमें है क्या, एटलीस्ट आपको पढ़ना कैसे है। और फिर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका मीडिया फायर नहीं, आपको डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वो PDF आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आप उसका चाहे तो प्रिंट आउट निकालिए, चाहे जो करिए, ठीक है, वो सब करके आप पढ़ाई करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और PDF को मैं अच्छे से खींचूंगा फोटो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर चीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।